सिविल्स ओनली में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने सेडिशन के कई मामले देखे, जिसमें कि एक फेमस केस था जेएनयू, फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और वर्तमान में चल रहा फार्मर्स प्रोटेस्ट। तो इन मामलों में कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ इस सेक्शन के तहत, और इसी प्रकरण में इसी कड़ी में जो जर्नलिस्ट हैं विनोद दुआ, इन पे भी एफआईआर दर्ज किया गया था। ये कह के कि इन्होंने अपने टॉक शो, यूट्यूब टॉक शो में कुछ ऐसा कहा, कुछ ऐसा स्टेटमेंट्स रहा जो कि इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट के खिलाफ था, एंड इट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ 124 सेक्शन ऑफ आईपीसी सेडिशन लॉ। लेकिन हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1962 का जो एक फेमस केस था केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसका हवाला देते हुए कहा कि जर्नलिस्ट या मीडिया को अपनी बात कहने का पूरा हक है, और इसलिए इस केस को क्वैश किया जाता है, ड्रॉप किया जाता है। तो क्या है ये 124 सेक्शन, और क्या है ये सेडिशन लॉ, क्या रही है इसकी हिस्ट्री, कौन से पर्सनैलिटी थे बिफोर फ्रीडम, क्योंकि ये मैं आपको बता दूँ, ये जो कोड है, ये लॉ है, ये अभी का नहीं है, ये बल्कि 1870 का कोड है, लॉ है, जिसको कि फेमस महात्मा गांधी और महात्मा गांधी केस और तिलक केस में भी यूज किया गया था। और क्यों कहा जाता है इसको ड्रैकोनियन लॉ, इसके बारे में भी जानेंगे फ्रॉम आवर यूपीएससी पर्सपेक्टिव, और अंत में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं पहले 124A सेक्शन क्या है इंडियन पिनल कोड का। तो ये सेक्शन कहता है कि कोई भी इंसान अपने वर्ड से, स्टेटमेंट से, चाहे स्पोकन हो या रिटन हो, जैसे आर्टिकल में लिखते हैं हम लोग, किसी भी तरह से, या विजिबल रिप्रेजेंटेशन, अगर इस्टेब्लिशमेंट या फिर इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी ऐसा कहते हैं इन माध्यमों से जो कि डिसअफेक्शन फैलाता है गवर्नमेंट के खिलाफ, या फिर डिसेंट फैलाता है या वायलेंस क्रिएट करता है पब्लिक में, तो ये सेडिशन कहलाएगा। इट विल कम अंडर द एम्बिट ऑफ सेक्शन 124 ऑफ इंडियन पिनल कोड, और इसके तहत उन्हें सजा हो सकती है, जेल हो सकती है, या फाइन, या दोनों। तो क्या रही इसकी हिस्ट्री? जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि ये कोई नया कानून नहीं है, बल्कि इसको 1870 में जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन, इन्होंने वहाबी मूवमेंट के खिलाफ इस लॉ को कोडिफाई किया था, ये कहते हुए कि वहाबी मूवमेंट के जो वॉलंटियर्स हैं वे गांव-गांव जाकर लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ इकट्ठा कर रहे हैं या भड़का रहे हैं। ठीक है, तो ये एक मेन फोकस था इस लॉ का। वहाबी मूवमेंट था क्या? वहाबी मूवमेंट ऐसा नहीं इंडिया में शुरुआत हुई थी इसकी, अरब कंट्री में पहले से चल रहा था, और ये सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म था। मतलब अगर ओरिजिनली देखें तो ये सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म था, बट 1857 रिवोल्ट के बाद ये एंटी ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट चेंज हो गया। ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ चेंज हो गया। और भारत में इसको कौन लीड कर रहे थे? सैयद अहमद बरेलवी, राइट। अब कुछ फेमस पर्सनालिटी मैंने आपको बोला था, गांधी जी और तिलक, उनको भी इसके अंदर जेल जाना पड़ा था। बट जो सबसे पहला केस रजिस्टर हुआ वो था जोगिंदर बोस का केस, जो 1891 में कलकत्ता हाई कोर्ट में मुकदमा चला था। हालांकि बाद में इसको ड्रॉप कर दिया गया था, बट केस क्या था? केस था जो एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट है ब्रिटिश के द्वारा लाया गया 1891 का, उसके खिलाफ इन्होंने अपने मैगजीन बैंगोबासी में इसके खिलाफ लिखा था, और इन्होंने कहा था अपने लेखनी में कि इट इज़ अ फोर्स्ड यूरोपियनाइजेशन, एक्ट इज़ अ फोर्स्ड यूरोपियनाइजेशन, ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है यूरोपियंस के द्वारा, और हिंदुओं का इसमें मजाक उड़ाया गया ये कह के कि हिंदूज आर लीगली इनकैपेबल, ठीक है, एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम रिबेलिंग अगेंस्ट द एक्ट। तो क्या है ये एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट? वैसे मैं बता दूं, अगर ये एक्ट के बारे में आप जानेंगे तो यू विल फील कि समय को देखते हुए दिस एक्ट वाज अ प्रोग्रेसिव एक्ट। तो ये कॉन्सेंट एक्ट क्या था, एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट? तो 11 साल की एक बच्ची थी जिसका नाम था फूलमणि देवी, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बाल विवाह अभी भी प्रिवेलेंट है कई रूरल इलाकों में, बिहार
या फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, कई इलाकों में अभी भी बाल विवाह होता है। तो जब अभी ये मामला देखा जा सकता है बाल विवाह का, तो आप समझ सकते हैं कॉलोनियल एरा में ये कितना प्रेवलेंट होगा। तो मामले तो कई थे, बट एक मामला हुआ फूलमणि देवी का, जिसमें कि ब्रिटिशर्स को ये फील हुआ कि हमें इंटरवेन करना जरूरी है, और 11 साल की बच्ची की मृत्यु हो गई सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण, और इनके हस्बैंड की जो उम्र थी दैट वाज अराउंड 35 ईयर्स। तो इन्होंने इस एक्ट को लाकर कहा कि लड़की चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना गलत होगा इफ़ सी इज़ लेस देन 20 ईयर्स। ठीक है, अगर 12 साल से कम उम्र की वो लड़की है, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना विल बी कंसिडर्ड एज रेप एंड द मैन विल बी बुक्ड अंडर दिस एक्ट। उस पर एफ दर्ज किया जाएगा, राइट। तो इस एक्ट के खिलाफ कुछ लोग, कुछ खिलाफ भी थे और कुछ इसके पक्ष में भी थे, और खिलाफ वाले पक्ष के खेमे में जोगिंदर बोस थे। ठीक है, इसलिए इन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया था। बहरहाल, बोस के केस में जो चीफ जस्टिस थे विलियम कुमार पेथरम, इन्होंने पहली बार डिसअफेक्शन को डिफाइन किया था। जैसा कि आपने देखा इस डेफिनेशन में एक वर्ड था डिसअफेक्शन। तो डिसअफेक्शन इन्होंने क्या बताया, किस तरह से डिफाइन किया? सो डिफाइन डिसअफेक्शन एज अ फीलिंग कॉन्ट्रैरी टू अफेक्शन। अफेक्शन क्या है? लगाव, अनुराग, स्नेह। तो अगर आप डिसअफेक्शन करते हैं, मतलब आप अफेक्शन के खिलाफ हैं, इट मीन्स यू आर डिसओबीडियंस टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट की नीतियों, उनके कदम, उनके कानून के खिलाफ है। हालांकि 1922 में जो महात्मा गांधी के खिलाफ सेडिशन के तहत जो एफआईआर दर्ज किया गया, उनको अरेस्ट भी किया गया 6 साल के लिए, तो उन्होंने कहा था कि अफेक्शन ज़बरदस्ती कानून के तहत नहीं लादा जा सकता है, थोपा नहीं जा सकता है। अगर हमें आपकी नीतियाँ पसंद नहीं है, वी आर फ्री टू एक्सप्रेस आवर डिसेंट, आवर डिसअफेक्शन, जब तक कि उससे, उस डिसअफेक्शन से, हमारे डिसअफेक्शन से वायलेंस ना क्रिएट हो, राइट। इन्होंने अपने केस के दौरान कहा था। तो जैसा कि गांधी जी जेल गए इस कानून के तहत, फिर तिलक भी जेल गए। इसलिए कहा जाता है कि इस कानून को क्यों अभी इंडियन पिनल कोड में रखा गया है, सरकार इसको क्यों रखना चाहती है, जब ऐसे फेमस पर्सनालिटी, हमारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स भी इसमें जा चुके हैं, और उनका भी एक ही मत था इस कानून के खिलाफ। और गांधी जी ने तो ये भी कहा था, ये जो सेक्शन है, इन्होंने इस सेक्शन को प्रिंस कहा था। इट इज़ प्रिंस अमंग द पॉलिटिकल सेक्शंस ऑफ आईपीसी, जिसका एकमात्र उद्देश्य है लोगों की आज़ादी को, पर्सनल आज़ादी को छीनना। लोग कुछ कह भी नहीं सकते सरकार की नीतियों के खिलाफ। और अगर अभी आप देखें, इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम लाइक इन इंडिया, डिसेंट इज़ मस्ट। 2018 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है डिसेंट के बारे में कुछ, आगे हम लोग वैसे वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये गणेश महोत्सव या शिवरात्रि, इसका यूज किया करते थे अपने आर्टिकल्स को बांटने के लिए, वितरित करने के लिए, जिसमें कि कॉलोनियल रूल के खिलाफ ही लिखा करते थे। और गांधी जी ने भी कॉलोनियल इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अपने यंग इंडिया में आर्टिकल्स लिखा था, जिसके लिए सेम लॉ के तहत, सेडिशन के तहत, इन्हें 124A सेक्शन के तहत सजा हुई थी इन दोनों को। खैर, अगर क्रिटिसिज्म की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, ठीक है, आज़ादी के समय जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा था, तो एक सब कमेटी थी जिसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सपोर्ट में थे एक्चुअली। इनका कहना था कि इट विल बी लेजिटिमेट ग्राउंड टू रिस्ट्रिक्ट फ्री स्पीच। हालांकि संविधान सभा के कई मेंबर्स के द्वारा जब क्रिटिसाइज़ किया गया इनका, इन्होंने इस मसले को छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया कि ठीक है, इस कानून को ना रखा जाए, राइट। और बाद में अगर देखें आज़ादी के बाद, तो खैर जैसा कि आर्टिकल 13 के बारे में आप लोग अगर जानते हो, तो आर्टिकल 13 क्या कहता है कि कोई भी कानून आज़ादी के पहले का हो, इफ़ इट इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी टू फंडामेंटल राइट्स, अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है कोई भी कानून, तो उस पार्ट को हटा दिया जाएगा, उस पूरे कानून को, अगर वो पूरा कानून खिलाफ है फंडामेंटल के, या फिर उतने पार्ट को जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। और बाद में देखें तो पंजाब हाई कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन भी कर दिया था, जब तक कि 1962 में जो केदारनाथ सिंह केस मैंने आपको बताया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें फिर से
विद सम रेस्ट्रिक्शंस इसको फिर से रीस्टोर किया गया था, इसलिए अभी भी ये यूज होता है। क्रिटिसिज्म को देखते हुए अगर एनसीआरबी की आप हालिया रिपोर्ट देखें जिसमें कि इन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट को भी इंक्लूड किया है, तो इनका कहना है कि 10 साल में, पिछले 10 साल में 2010 से 2020 के बीच 10,938 यानी लगभग 11,000 लोगों को इस कानून के तहत एफआईआर में मतलब बुक किया गया, राइट, एफआईआर किया गया। हालांकि सबसे ज़्यादा जो केस है दैट इज़ फ्रॉम बिहार, और इस केसेस में फार्मर्स प्रोटेस्ट में 6 केस आते हैं, एनटीसीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट करे थे उसमें 25 केस हैं। फिर हाथरस गैंगरेप जस्ट जो सेकेंड फेज कोविड स्टार्ट हुआ था उससे पहले यूपी के हाथरस में जो गैंगरेप हुआ था उसमें 22 लोगों के खिलाफ सेडिशन में उन पर एफआईआर दर्ज किया गया। फिर जो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ चूँकि रिहायशी इलाके के आसपास ये न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की बात कही गई तो उसमें भी 3500 लोगों पर मामला दर्ज हुआ था। तो 2016 से 2019 का अगर कन्विक्शन रेट देखें इट इज़ अराउंड 3.3%। मीन्स अगर केसेस की बात करें इन परसेंटेज, सो इन 4 सालों में ही हम देखते हैं कि इट इज़ अराउंड 160% इंक्रीमेंट। तो इसका मतलब है कि सरकार इस कानून को ठीक वैसे ही यूज कर रही है जैसा कि कुछ लोगों का मानना है, जैसे कि पहले ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में ब्रिटिश सरकार यूज करती थी सिटीजन्स के फ्री स्पीच को दबाने के लिए, विच वेर यूज्ड अगेंस्ट दी ब्रिटिश पॉलिसी, और वही सरकार अभी यूज कर रही है। और आगे अगर क्रिटिसिज्म को देखें तो जैसे भीमा कोरेगांव का जो केस हुआ था 2018 में, जिसमें कि 5 जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे उनको भी जेल हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फेमस कोर्ट कहा था कि डिसेंट इज़ लाइक सेफ्टी वॉल्व, ये एक प्रेशर कुकर की सेफ्टी वॉल्व की तरह है। इफ डिसेंट इज़ नॉट अलाउड द डेमोक्रेसी इट विल बर्स्ट। और इसका वर्स्ट फॉर्म क्या हो सकता है? सिविल राइट अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इट्स ओन पब्लिक। फिर 2018 में अपने कंसल्टेशन पेपर में लॉ कमीशन ने भी कह दिया कि या तो इस कानून को रिपील किया जाए जैसा 1951 में किया गया था या उससे पहले, या फिर इसको अमेंड किया जाए। तो अमेंडमेंट की बात क्या हो रही है? अमेंडमेंट क्या, जैसे कि 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डेफिनेशन है, अगर हम इस कानून का डेफिनेशन देखें सेडिशन लॉ का, सो इट इज़ वेरी नैरो। जिस तरीके से डिसअफेक्शन को डिफ़ाइन किया गया है, तो डिसअफेक्शन इस्टेब्लिश गवर्नमेंट के खिलाफ अगर है, तो अभी अगर हम देखें तो कई मामलों में अगर रूलिंग पार्टी जो कि अभी गवर्नमेंट में है उसके खिलाफ भी अगर लोग कुछ कहते हैं इट बिकम्स सेडिशियस। और अगर कन्विक्शन रेट को देखें एनसीआरबी के रिपोर्ट के तहत, तो हम देखते हैं कि इट इज़ अराउंड 3%, और जबकि 160% इंक्रीमेंट हुआ है पिछले 4 सालों में। तो इसको देखते हुए लगता है कि इस कानून को कहीं ना कहीं सरकार अपने खिलाफ उठ रहे आवाज़ को यूज करती है, ठीक है, उसको दबाने के लिए। हालांकि गवर्नमेंट में रह रहे पॉलिटिकल पार्टी उसके खिलाफ भी अगर लोग कहते हैं, फिर भी सरकार कहती है सेडिशियस लॉ ये रास्ता हुआ, राइट, ऐसे केसेस है। तो ऐसा भी मानना है लोगों का। बहरहाल ये था एक डिटेल एनालिसिस सेडिशन के ऊपर। आपका क्या मानना है? आई एम लिविंग ऑल इट अपॉन यू। वैसे आप मैं बार बार कहता हूँ, एक यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह सोचिए, एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि अगर 3.3% कन्विक्शन ही है, जैसा 2016 में 33% कन्विक्शन था, ऐसी बात नहीं है। अगर एवरेज देखें तो ऐसा है, मतलब अभी हाल फिलहाल देखें तो 3% है 2019 का, और एवरेज देखें तो इट इज़ अराउंड 15-16% अगर पिछले 4-5 सालों का देखें तो। लेकिन कन्विक्शन कुछ तो है। तो ये जो लॉ कमीशन का रिपोर्ट देखे या सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट दे 2018 का या हाल फिलहाल का, तो इन्होंने कहा है कि रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं जो डेफिनेशन है सेडिशन का, दिस इज़ वेरी नैरो, इसको क्लियर करने की ज़रूरत है। तो आपको अपने आंसर्स में या फिर अपनी सोच में ऐसा नहीं रखना है कि इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, राइट, मतलब इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, इसके डेफिनेशन को क्लियर करने की ज़रूरत है। तो आपको अपने आंसर को इस तरीके से बैलेंस रखना है, राइट। तो मैं आंसर को बैलेंस करने की बात कह रहा हूँ यहाँ पे। तो आपके लिए एक ऐसे का क्वेश्चन है, डिसेंट इज द सेफ्टी वॉल ऑफ डेमोक्रेसी, इस पे आपको ऐसे लिखना है। सो इट विल बी अराउंड 1000 to 1200 वर्ड्स। और एक प्रीलिम्स क्वेश्चन है, मॉडल क्वेश्चन, इसको आप टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप इसका आंसर भी देख सकते हैं।
एनसीआरबी के ऊपर है कि एनसीआरबी का फंक्शन, दैट इज़ रिगार्डिंग एनसीआरबी फंक्शन, एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज़ रिगार्डिंग कि एवरेज कन्विक्शन रेट 40% से ज़्यादा रहा है 4 सालों में। तो वैसे अगर आप मेरी बातों पे आपने गौर किया हुआ तो इसके आंसर्स में से सेकेंड स्टेटमेंट तो मैंने कह ही दिया है, विच यू नीड टू सर्च अबाउट इट इज़ डेफिनेशन एंड फंक्शन एंड एम ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीआरबी। तो आप जाओ कि देखिए इसको और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप इससे इस पर लिखिए, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रेलिवेंट टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।